दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, जिसका नाम है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण की समस्याएं एवं चुनौतियां, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके कि निशस्त्रीकरण क्या होता है, इसको लागू करने के क्या कारण थे और क्या उपाय किए गए और कब कब ये लागू किया गया था। तो इसके बारे में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या इसका कार्य रहा है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो निशस्त्रीकरण की समस्याएं एवं चुनौतियां, निशस्त्रीकरण की समस्याएं क्या थी और उनको निपटने से संबंधित चुनौतियों के बारे में हम इस टॉपिक के में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना, तो विश्व में होने वाले विनाशकारी युद्धों के पीछे राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख कारण रही है। तो विश्व में जो भी विनाशकारी युद्ध हुए, उनके पीछे एक ही कारण रहा है, शस्त्रीकरण। सारे राष्ट्र शस्त्रों को बढ़ाने की होड़ में रहे हैं और इस कारण से युद्धों का जन्म हुआ है। यानी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध अगर हुए हैं तो शस्त्रीकरण की होड़ के कारण राष्ट्रों में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए। तो विश्व में होने वाले विनाशकारी युद्धों के पीछे राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख कारण रही है। यानी शस्त्रों को बढ़ाने की जो होड़ है, वही एक प्रमुख कारण रही है विनाशकारी युद्धों के पीछे। आगे बढ़ते हैं। सदी के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध शस्त्रीकरण के फल स्वरूप राष्ट्रों द्वारा शक्ति संतुलन की सीमा लांघ जाने की प्रक्रिया के कारण ही भड़क उठे हैं। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए, वो शस्त्रीकरण के कारण ही हुए। यानी राष्ट्रों में अपने आप को बढ़ चढ़कर बताने के लिए शस्त्रीकरण किया गया और इस शस्त्रीकरण के कारण उनका शक्ति संतुलन जो है, उसकी सीमा है, वो उन्होंने पार कर ली और इस कारण से एक दूसरे से बड़ा बताने के होड़ में ये युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। यानी शस्त्रीकरण के कारण ही और शक्ति संतुलन की सीमा को पार करने के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं, वो इसी कारण से हुए हैं। सन 1920 से 1936 के मध्य अनेक सम्मेलनों द्वारा विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए। यानी कि 1920 से लगा के 1936 के मध्य अनेक सम्मेलन हुए निशस्त्रीकरण के ऊपर और विश्व की प्रमुख शक्ति यानी प्रमुख राष्ट्र जो शक्तिशाली थे, उन्होंने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए, जिनका सही साबित न होना द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने का प्रमुख कारण था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1920 से 1936 के मध्य अनेक सम्मेलन हुए, किसके लिए? निशस्त्रीकरण के लिए अनेक सम्मेलन हुए और कुछ निर्णय भी लिए गए, लेकिन यह निर्णय सही साबित नहीं हुए, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध को प्रमुख भड़काने का प्रमुख कारण यह था कि ये जो निर्णय है वो सही साबित नहीं हुए। तो विश्व में अगर युद्धों के पीछे कारण है तो शस्त्रीकरण की होड़ है, यानी ये शस्त्रीकरण को बढ़ाने की होड़ है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध शस्त्रीकरण के फलस्वरूप हुए हैं और शक्ति संतुलन की सीमा यानी कि उनकी शक्ति संतुलन की सीमा लांघ जाने की प्रक्रिया के कारण हुए। और 1920 से 1936 के मध्य निशस्त्रीकरण पर अनेक सम्मेलन हुए थे, जिसमें विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन यह निर्णय सही साबित नहीं हुए, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध उत्पन्न हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने का प्रमुख कारण यह था कि इन निशस्त्रीकरण के निर्णय वो सही साबित नहीं हुए। दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के बावजूद विश्व का साम्यवादी और गैर साम्यवादी खेमों में बट जाना भी एक कारण रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद भी राष्ट्रों को समझ में नहीं आया कि शस्त्रीकरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के बावजूद यानी कि उसकी भयंकर त्रासदी के बावजूद विश्व दो भागों में बढ़ गया। पहला दो गुटों में बढ़ गया, पहला था साम्यवादी गुट और दूसरा था गैर साम्यवादी गुट। यानी कि विश्व दो भागों में बढ़ गया, कुछ राष्ट्र साम्यवादी में शामिल हो गए और कुछ राष्ट्र गैर साम्यवादी में शामिल हो गए।
निशस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ। यानी ये दो गुट बनना निशस्त्रीकरण के ऊपर प्रहार था, यानी निशस्त्रीकरण के लिए शत्रु साबित होने का कारण था विश्व का दो गुटों में बढ़ जाना, साम्यवादी और गैर साम्यवादी। कुछ राष्ट्र साम्यवादी के अंदर थे और कुछ राष्ट्र गैर साम्यवादी के अंतर्गत थे। तथा सोवियत रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए अधिकाधिक परमाणु शस्त्र जमा करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद पहला तो विश्व दो भागों में बढ़ गया, पहला साम्यवादी गुट था और दूसरा गैर साम्यवादी गुट था, और यह निशस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ। आगे अगर देखें तो सोवियत रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने शस्त्रों को बढ़ाने में लग गए, क्योंकि सोवियत रूस चाहता था अमेरिका पीछे हो जाए और अमेरिका चाहता था सोवियत रूस पीछे हो जाए। तो इस कारण से दोनों एक दूसरे के परमाणु शस्त्रों से बढ़ चढ़कर दिखाना चाहते थे, इसलिए वो परमाणु शस्त्रों को बनाने में जुट गए और बाद में जमा करने लगे, और बाद में और भी देश इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। यानी शस्त्रों को बनाने के लिए सोवियत रूस अमेरिका दोनों के बीच होड़ चल रही थी कि सबसे ज्यादा शस्त्र किसके पास रहे, तो एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए अधिकाधिक शस्त्र जमा करने लगे, और इसके अंतर्गत और भी देश इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। यानी शस्त्रीकरण, शस्त्रों को बढ़ाने के लिए और भी देश शामिल हो गए, जिसमें अगर देखें तो ब्रिटेन था, चीन था, फ्रांस था, और इसके अलावा भी और बहुत सारे देश थे जो कि अपनी शस्त्रों को बढ़ाने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद विश्व दो खेमों में बढ़ गया, साम्यवादी और गैर साम्यवादी दो खेमों में बढ़ गया, जो कि निशस्त्रीकरण के ऊपर घोर प्रहार था। सोवियत रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने राष्ट्रों में अधिकाधिक शस्त्रों को जमा करने लगे, यानी शस्त्रों की होड़ मच गई दोनों में। और इसके बाद विश्व के और भी देश इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए, यानी शस्त्रों को बढ़ाने में शामिल हो गए। उनमें मुख्यतः ब्रिटेन, चीन और फ्रांस इसमें शामिल थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निशस्त्रीकरण का अर्थ और परिभाषा। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है? तो निशस्त्रीकरण का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग में कोई भी भौतिक साधन या मानवीय साधनों का उन्मूलन, यानी उनको खत्म करना। तो शारीरिक हिंसा के समस्त भौतिक साधन, समस्त भौतिक में हथियार आ गए, बम आ गए, बारूद आ गया, ये सारे भौतिक साधन और मानवीय साधन में ये सारे आ जाते हैं। तो इन सब साधनों को समाप्त करना क्या कहलाएगा? निशस्त्रीकरण कहलाता है। यानी बम, बारूद, बंदूकें, ये सारे रॉकेट लॉन्चर, ये सारे साधन भौतिक और मानवीय साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी साधनों को समाप्त करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। अगर निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो शारीरिक हिंसा के लिए प्रयोग में किए जाने वाले जितने भी हथियार हैं उन सभी को समाप्त करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। यह एक कार्यक्रम है, यानी निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। यानी कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियार जो होते हैं उनके कारण से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों, हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न, यानी हथियारों के कारण उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। यानी कि हथियारों को कम करना है, चाहे हथियारों को कम करेंगे तो खतरे भी कम हो जाएंगे। तो इसमें हथियारों की सीमा निश्चित करना, यानी कौन सा राष्ट्र कितने हथियार रखेगा उसकी सीमा निर्धारित करने का कार्य होता है। उन्हें घटाने का विचार करना, यानी किसी राष्ट्र के पास अधिक हथियार है तो उसको घटाकर कितना रखेगा उसके ऊपर विचार करना, या उन पर नियंत्रण करना, यानी जो हथियार है उन पर नियंत्रण करना, कब कब उसका उपयोग करेगा, इस तरह से नियंत्रण करने का विचार किया जाता है। किसमें? निशस्त्रीकरण में। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है
शारीरिक हिंसा के प्रयोग में जो भी भौतिक और मानवीय संसाधन होते हैं उनको समाप्त करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों से अस्तित्व और उनकी प्रकृति यानी हथियारों के कारण उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। यानी हथियारों को कम करेंगे तो खतरे भी कम हो जाएंगे, या हथियार समाप्त हो जाएंगे तो खतरे भी समाप्त हो जाएंगे। इसमें हथियारों की सीमा निर्धारित करना, यानी राष्ट्र कितने हथियार रखेगा वो सीमा निर्धारित करना। किसी के पास अधिक हथियार है तो उसको घटाकर कितना रखेगा उस पर विचार करना, और हथियारों पर नियंत्रण किस तरह से किया जाए इस पर विचार करने का कार्य निशस्त्रीकरण के अंतर्गत किया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि हथियारों को कम करना या हथियारों को समाप्त करना, जिससे कि राष्ट्र में युद्ध जैसी स्थिति ना बने, इस कारण से निशस्त्रीकरण को लाया गया था। निशस्त्रीकरण की परिभाषा और अर्थ में मार्गेनथाउ एक विद्वान है जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है। मार्गेनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है। यानी कि मार्गेनथाउ ने कहा है कि निशस्त्रीकरण का अर्थ है कुछ या सभी शस्त्रों में कटौती करना है, यानी हथियारों में कुछ कमी करना है या सारे हथियारों में कटौती करना है या उनको समाप्त कर देना है, ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। यानी कि सारे राष्ट्र शस्त्रीकरण के पीछे दौड़ रहे हैं, शस्त्र को बढ़ाने के पीछे दौड़ रहे हैं, उसका अंत हो सके। तो मार्गेनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण का अर्थ कुछ या सब शस्त्रों में कटौती करना, कुछ शस्त्रों में कटौती या सभी शस्त्रों में कटौती करना, या सारे शस्त्रों को समाप्त करना, ताकि सारे राष्ट्र हैं वो शस्त्रीकरण की दौड़ के पीछे ना भागे। इससे शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो जाएगा, यानी शस्त्रीकरण की दौड़ समाप्त हो जाएगी, ये कहा है मार्गेनथाउ ने। तो आगे चलते हैं। पूर्ण एवं व्यापक निशस्त्रीकरण। पूर्ण का मतलब पूरा होता है, पूर्ण यानी पूरा, व्यापक यानी विस्तार से निशस्त्रीकरण। एक होता है आंशिक, आंशिक यानी कुछ मात्रा में शस्त्रों को कम करना, और पूर्ण यानी कि पूरे शस्त्रों को कम करना। तो पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण का अर्थ है, इसका अर्थ है ऐसी विश्व व्यवस्था ले आना, यानी कि विश्व की ऐसी व्यवस्था ले आना जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिए गए हो। यानी कि मानवीय साधन और भौतिक रूप से जो साधन बनाए गए हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए हो, यानी पूर्ण पूरे रूप से समाप्त कर दिए गए, यानी कि कोई भी साधन युद्ध करने के लिए बचाया गया नहीं हो। ऐसा शस्त्रीकरण क्या कहलाता है? पूर्ण या व्यापक शस्त्रीकरण। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं होगा, यानी राष्ट्रों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं होगा, और सेनाएं भी पूरी तरह से भंग कर दी जाएगी। यानी कि कोई हथियार भी नहीं होगा और कोई सेनाएं भी नहीं होगी। अगर हथियार भी नहीं होगा और सेनाएं भी नहीं होगी तो युद्ध नहीं होगा, यानी कि पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण लागू हो जाएगा। यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय, सैनिक साज सामान बनाने वाले कारखाने आदि भी बंद कर दिए जाएंगे। यानी सैनिकों को प्रशिक्षण देने वाले केंद्र, युद्ध में जो मंत्रालय होते हैं, युद्ध के मंत्रालय, वो सैनिक साज सामान बनाने वाले जो कारखाने वो सारे भी बंद कर दिए जाएंगे। यानी पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण में, पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण में सभी प्रकार के हथियार, सभी प्रकार की सेनाएं, सभी प्रकार के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय और सैनिक हथियार बनाने वाले कारखानों पर पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाए, तो यह कहलाएगा पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण। अगर आ जाए आंशिक निशस्त्रीकरण, यानी कि आंशिक यानी कुछ बंद कर दिया जाए और कुछ चालू रहे, तो वो क्या होगा? आंशिक निशस्त्रीकरण। यानी कि कुछ अंश चालू रहेगा और कुछ बंद कर दिया, कुछ सेना रहेगी, कुछ सेना हटा दी जाएगी, कुछ कारखाने चालू रहेंगे, कुछ बंद कर दिए जाएंगे, तो वो होगा आंशिक निशस्त्रीकरण। और पूर्ण में सभी प्रकार की सेवाएं, सैनिक संबंधी, हथियार संबंधी, सेनाएं, युद्ध मंत्रालय, सैनिकों के साथ सामान बनाने वाले कारखाने सभी पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे, तो वो होगा पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। निःशस्त्रीकरण को अगर संक्षेप में हम समझना चाहें तो संक्षेप में अगर निःशस्त्रीकरण होता है तो निःशस्त्रीकरण सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी। सामान्य यानी सामान्य रूप से जो नियंत्रण है या प्रतिबंध सभी राष्ट्रों पर लगाए जा सकते हैं। स्थानीय भी एक स्थान विशेष से संबंधित भी निःशस्त्रीकरण हो सकता है, एक स्थान विशेष के राष्ट्रों पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी। मात्रात्मक यानी कि हथियारों की मात्राओं को कम किया जा सकता है और गुणात्मक हथियारों के जो उच्च गुण के हथियार है उनको भी कम किया जा सकता है। तो मात्रात्मक पर भी प्रतिबंध लगाया सकता है और उच्च गुण वाले हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। एक पक्षी भी हो सकता है और द्विपक्षी भी, यानी एक राष्ट्र भी निःशस्त्रीकरण कर सकता है और द्विपक्षी यानी दो पक्ष मिलकर भी निःशस्त्रीकरण कर सकते हैं। पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी। पूर्ण भी हमने पढ़ा था अभी कि सारे हथियार समाप्त हो जाए तो पूर्ण होगा, तो पूर्ण निःशस्त्रीकरण भी होता है और आंशिक रूप से भी निःशस्त्रीकरण हो सकता है, यानी कुछ मात्रा में हथियार कम किए जा सकते हैं। नियंत्रित भी हो सकता है और अनियंत्रित भी। नियंत्रित यानी कि कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है और अनियंत्रित भी हो सकता है। यानी संक्षेप में अगर निःशस्त्रीकरण की बात करें तो ये सामान्य भी हो सकता है, स्थानीय भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है तो गुणात्मक भी हो सकता है, एक पक्षीय भी हो सकता है तो द्विपक्षीय भी हो सकता है, पूर्ण हो सकता है तो आंशिक भी हो सकता है और नियंत्रित भी हो सकता है तो अनियंत्रित निःशस्त्रीकरण भी हो सकता है। तो संक्षेप में इसकी परिभाषा देखें तो ये हुई। अब आगे बढ़ते हैं। शस्त्रीकरण की निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के क्या कारण थे? तो कारणों को 9 कारण थे, 7 लिखे हुए हैं, 2 कारण हम बाद में समझेंगे। तो निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के क्या कारण थे? तो पहला कारण अगर देखें तो शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बनी रहती है। शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बनी रहती है, यानी कि यदि आदमी के पास हथियार होंगे तो वो लड़ेगा, यानी कि राष्ट्र के पास हथियार होंगे तो युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हर राष्ट्र अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो निःशस्त्रीकरण के आधुनिक दर्शन के अनुसार आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। तो हथियार होने के कारण आदमी लड़ते हैं। इसी कारण से यदि आदमी सब हथियार छोड़ देंगे तो सब प्रकार का लड़ना असंभव हो जाएगा, यानी आदमियों के पास हथियार ही नहीं रहेगा, शस्त्र ही नहीं रहेगा, यानी कि राष्ट्र के पास शस्त्र ही नहीं रहेगा तो वो युद्ध कैसे करेगा? तो इस कारण से शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना रहती है। अगर निःशस्त्रीकरण हो जाएगा तो युद्ध की संभावना कम हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रधान कारण राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रीय होती, यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से हथियारों की बढ़ोतरी करने में लगा हुआ था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की संभावनाएं बनी थी और द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना भी इसी कारण से बनी थी। तो और इसका प्रभाव शस्त्रीकरण का हमने देखा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उसका असर आज भी वहां पर है, आज भी उसका असर वहां पर है, खत्म नहीं हुआ है। तो शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावनाएं हमेशा बनी रहेगी। अगर राष्ट्रों के पास किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं होगा तो वो लड़ेंगे कैसे, और लड़ेंगे हथियार नहीं होगा तो लड़ेंगे भी नहीं। इस कारण से निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो अगर राष्ट्रों के पास शस्त्र होंगे तो वो लड़ेंगे और राष्ट्र के पास शस्त्र ही नहीं होंगे तो वो लड़ेंगे कैसे? इस कारण से शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, जबकि निःशस्त्रीकरण से युद्ध की संभावनाएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर दूसरा देखें तो शस्त्रीकरण से अंतरराष्ट्रीय तनाव का उत्पन्न होना। शस्त्रीकरण से अंतरराष्ट्रीय तनाव का उत्पन्न होना, यानी कि राष्ट्रों में अगर शस्त्र निर्माण की होड़ बनी रहेगी तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा नहीं रहेगी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा क्या होगी? भंग हो जाएगी, क्योंकि हर राष्ट्र
अपना दबदबा बनाए रखेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ेगा। इसके कारण से सस्त्रीकरण से अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। हर राष्ट्र अपना दबदबा विश्व स्तर पर बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण से अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होगा, युद्ध की संभावनाएं बनेगी, जिसके कारण से अंतरराष्ट्रीय तनाव हमेशा बना रहेगा। जैसे कि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय तनाव है, चीन हमेशा अपनी शस्त्रीकरण के आधार पर दूसरे राष्ट्रों को धमकी देता रहता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय तनाव को बढ़ाना है। शस्त्रीकरण अगर है तो अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होगा। जैसे चीन प्रत्येक राष्ट्र को धमकी देता है कि वो ये कर देगा, ये कर देगा। ये किस बल पर करता है? उसने शस्त्र के बल पर करता है। अब के शस्त्रीकरण उसके पास ज्यादा है, इसके कारण वो छोटे राज्यों को क्या है, डराता धमकाता रहता है। इसलिए वहां पर अंतरराष्ट्रीय तनाव हमेशा बना रहता है। शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा, यानी कि हर राष्ट्र शस्त्रीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, यानी अपनी सेना पर, अपनी सेना के साथ सामान पर, अपने हथियारों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र का रक्षा बजट दिनों प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि इसमें कमी होनी चाहिए। तो शस्त्रीकरण अगर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी राज्यों की उपेक्षा, यानी कि शस्त्रीकरण पर बजट बढ़ने के कारण जो दूसरे कार्य हैं, लोक कल्याणकारी या प्रजा के हित के कार्य हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है, यानी उन पर पैसा कम खर्च हो रहा है। यदि निशस्त्रीकरण हो जाता है तो शस्त्रीकरण पर व्यय कम हो जाएगा और लोक कल्याणकारी राज्यों को लोक कल्याणकारी कार्यों में ध्यान ज्यादा जाएगा। तो शस्त्रीकरण पर जो बजट है, धन का बजट, वो असीमित व्यय होने के कारण लोक कल्याणकारी राज्यों पर इसका असर पड़ा है। लोक कल्याणकारी कार्यों पर इसका असर पड़ा है कि लोक कल्याणकारी कार्यों को सरकार अनदेखा कर रही है। तो शस्त्रीकरण पर दिन प्रतिदिन हर राष्ट्र अपना रक्षा बजट बढ़ाता जा रहा है, जबकि कमी होनी चाहिए। तो लोक कल्याणकारी कार्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रक्षा बजट बढ़ने से लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उन पर बजट कम मिलता है, जिसके कारण ये इन कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। चौथा है शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। नैतिकता के प्रतिकूल शस्त्रीकरण होता है, मतलब शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध सैनिक दृष्टि से क्या होता है, अनुचित होता है। अनावश्यक रूप से युद्ध नहीं करना चाहिए। जो लोग युद्ध के नैतिक अनुचित में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि हथियार रखने का अर्थ है कि युद्ध की मुख स्वीकृति देना, यानी कि मुख रूप से स्वीकृति देना, यानी कि आप बोल रहे नहीं हो लेकिन युद्ध के पक्ष में हो, क्योंकि आप हथियार रख रहे हो, इसका मतलब युद्ध के पक्ष में हो। आप भले ही आप बोल नहीं रहे हो लेकिन युद्ध के पक्ष में हो। शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल मानने वालों में धर्मगुरु भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, प्रबुद्ध लेखक भी होते हैं। ये सारे लोग शस्त्रीकरण को युद्ध का आगमन मानते हैं, जो कि नैतिकता के प्रतिकूल होता है। अगला है शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप। शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप कैसे होगा? शस्त्रीकरण से जो बड़े राष्ट्र हैं वो अन्य देशों में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि छोटे राष्ट्र भी अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपने पास हथियारों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास बजट नहीं होता है, तो बड़े राष्ट्रों से क्या करते हैं, मदद लेते हैं। और बड़े राष्ट्र मदद देने के बहाने पर उनके राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि शस्त्रीकरण से अन्य देशों में जो छोटे राष्ट्र हैं उनको मदद देने के नाम पर यह अपनी मनमानी करते हैं। जैसे चीन नेपाल में मदद कर रहा है, अफगानिस्तान में मदद कर रहा है, तो वो मदद करने के नाम पर अपने जो हस्तक्षेप है वो उस राज्य में कर रहा है कि वहां की सरकार में उसका हस्तक्षेप चल रहा है। जैसे चीन पाकिस्तान को मदद कर रहा है तो पाकिस्तान की सरकार में चीन का हस्तक्षेप लगा है। तो इसी कारण से छोटे राज्य जो होते हैं या छोटे राष्ट्र जो होते हैं या छोटे देश जो होते हैं वो उसके अंतर्गत बड़े राष्ट्रों का हस्तक्षेप होता है मदद के बहाने से। शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप भी होता है, किस बहाने से? मदद के बहाने से वो बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को अपने अधिकार में ले लेते हैं और वहां की सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। जैसे कि चीन पाकिस्तान में करता है, चीन अफगानिस्तान में कर रहा है, चीन बहुत सारे देशों में कर रहा है। तो इसी तरह से ये होता है। शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होना,
यानी कि आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होना, क्योंकि शस्त्रीकरण पर बजट ज्यादा जा रहा है, शस्त्रीकरण पर बजट बढ़ता ही जा रहा है और आर्थिक विकास का मार्ग इसलिए अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि बजट सबसे ज्यादा यहाँ पर शस्त्र में जा रहा है, सैनिक साजो सामान में जा रहा है, सैनिकों पर जा रहा है। तो आर्थिक विकास का कार्य क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। अगर यहाँ पर बजट कम हो जाएगा तो लोक कल्याणकारी कार्य और आर्थिक विकास के कार्य अधिक मात्रा में होंगे, क्योंकि यहाँ पर बजट कम हो जाएगा तो ये बजट सारा इस कार्यों में लग जाएगा, जिसके कारण से आर्थिक विकास का मार्ग खुल जाएगा। अगर शस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण में चेंज हो जाए तो, या शस्त्रीकरण पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया जाए तो यहाँ पर बजट जो है वो दूसरे कार्यों यानी कि लोक कल्याणकारी कार्यों, आर्थिक विकास के कार्यों में लगेगा, जिससे आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। फिलहाल शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध है, क्योंकि शस्त्रीकरण पर सबसे अधिक बजट जाता है। अगर सातवां कारण देखें तो शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है। शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है, यानी कि शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाली आश्चर्यजनक क्रांति ने संपूर्ण मानव जीवन को मृत्यु के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। यानी कि आज कौन सा हथियार कब चलाया जाए जिससे कि मानव है वो मृत्यु का पैगाम उसके पास आ जाए। तकनीकी आविष्कार इतने भयानक हो गए हैं और इतने भयानक शस्त्र हो गए हैं कि कुछ ही मिनट में संपूर्ण राष्ट्र या संपूर्ण संसार को समाप्त किया जा सकता है, जिसके कारण शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम कहा जाता है। तो आधुनिक अस्त्र इतने खतरनाक हो जाते हैं कि एक मिनट में पूरे संसार को हम समाप्त कर सकते हैं। तो इतने खतरनाक अस्त्रों के कारण शस्त्रीकरण को मृत्यु का पैगाम कहा गया है। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला, शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है। शस्त्रीकरण से अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा होती है और शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है, यानी अच्छा आचरण नहीं है युद्ध। शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप बढ़ता है, यानी बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को मदद के रूप में हस्तक्षेप करते हैं और वहां पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करते हैं और अन्य तरह की सेनाएं रखने के लिए वहां पर जगह बनाते हैं और उस राष्ट्र को अपने प्रतिबंध में ले लेते हैं। शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है और शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है। आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है शस्त्रीकरण से देश में सैनिकीकरण को जन्म मिलता है। शस्त्रीकरण होगा तो देश में सैनिक बढ़ेंगे और सैनिकों का होना इस बात का द्योतक होता है, यानी इस बात का द्योतक होता है, ये बात दिखाता है कि किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त की जाए। यानी शस्त्रों की उपस्थिति का अर्थ है शक्ति का प्रदर्शन, धमकी, आक्रमण, विरोध आदि को प्रोत्साहित करना। यानी शस्त्रों की उपस्थिति का अर्थ शक्ति का प्रदर्शन करना, धमकी दे सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं आदि को ये बढ़ाता है। ये सभी कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण को क्या करते हैं, अशांत करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण को अशांत करता है कौन, शस्त्रीकरण। नौवां पॉइंट है उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक, यानी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये सभी शक्ति को बढ़ाने के दूसरे रूप हैं, यानी कि अन्य रूप कह सकते हैं। एक राष्ट्र को शक्ति व राष्ट्रों को बढ़ाना ही युद्ध को जन्म देना है। यानी एक राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाता है और अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, इसका अर्थ है युद्ध को जन्म देना। निशस्त्रीकरण से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत होगा। अगर शस्त्र नहीं होंगे तो राष्ट्र अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे और अन्य राष्ट्रों पर अधिकार नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि निशस्त्रीकरण को बल मिलेगा। यानी कि राष्ट्रों के बीच अगर शांति स्थापित करनी है तो निशस्त्रीकरण पूर्ण रूप से आवश्यक है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तब होगा जब राष्ट्रों के पास शक्ति होगी और दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार जमा लेंगे। तो इस कारण से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बढ़ेगा। अगर इसका अंत करना है तो निशस्त्रीकरण आवश्यक है। दोस्तों यहां तक हम पढ़े, इसका अगला भाग पार्ट 2 में आएगा जो कि कल आपके पास पहुंच जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।